तो बच्चों, कक्षा 12 के रसायन के अध्याय 2 विलयन में आज हम पढ़ेंगे वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है, इसे समझने के लिए एक पात्र में कोई द्रव जैसे जल लेते हैं। यदि हम इसे खुला धूप में या कहीं भी रख दें तो हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात द्रव गायब होता जाता है और इसका तल गिरता जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि द्रव के कण ऊष्मा प्राप्त करके वाष्प में परिवर्तित होते हैं और वायुमंडल में जाते रहते हैं। इस क्रिया को, द्रव के कणों का वाष्प में परिवर्तन की इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन जब हो रहा होता है, उसमें से वाष्प के कुछ कण संघनित होकर द्रव में परिवर्तित होते रहते हैं। वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। परंतु जब पात्र खुला होता है तो वाष्पन की क्रिया बहुत तीव्र होती है, जबकि संघनन बहुत मंद होता है। इसी कारण वाष्पन होता रहता है और द्रव समाप्त हो जाता है। परंतु जब हम इस पात्र को किसी अन्य पात्र से ढक देते हैं तो वाष्प का प्रतिशत यहाँ बढ़ता जाता है और इसका बाहर जाना अर्थात वायुमंडल में जाना बंद हो जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि द्रव का सतह गिरना बंद हो जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वाष्पन की क्रिया रुक गई है, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि जिस गति से वाष्पन हो रहा होता है उसी गति से संघनन भी होने लगता है। तो वाष्पन और संघनन की गति जब बराबर हो जाती है तो इस अवस्था को कहते हैं साम्यावस्था। तो अब देखिए, वाष्पन और संघनन की साम्यावस्था पर किसी द्रव की सतह पर उसके वाष्पों द्वारा डाले जाने वाले दाब को उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब को सामान्यतः mmHg में प्रदर्शित किया जाता है। तो यह है वाष्प दाब। अब देखिए, द्रव विलयन का वाष्प दाब एवं राउल्ट का नियम। द्रव विलयन से तात्पर्य यह है कि जब हम एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ मिला दें, एक द्रव में दूसरा द्रव मिला दें, जब हम एक द्रव में दूसरा द्रव मिला देते हैं, द्रव सामान्यतः सभी द्रव वाष्पशील होते हैं। जब दो द्रव मिला दिए जाते हैं जैसे A और B, तो इस द्रव विलयन का जो वाष्प दाब होगा उसमें दोनों घटकों के A और B दोनों घटकों के वाष्पों के दाब का योगदान होगा, अर्थात प्रत्येक घटक का अपना आंशिक दाब होता है। प्रत्येक घटक का अपना आंशिक दाब होता है। तो राउल्ट के नियमानुसार किसी द्रव विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस विलयन में उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात यदि घटक 1 और 2 इसमें हैं तो घटक 1 का आंशिक दाब इस विलयन में इस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा एवं घटक B का आंशिक दाब घटक B के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यह राउल्ट का नियम है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, P1 समानुपाते P1 0 into x1 और P2 बराबर
P20 इंटू X2। यहां देखिए P1 विलयन में घटक 1 का आंशिक दाब है, P10 घटक 1 का शुद्ध अवस्था में मतलब अकेले में वाष्प दाब है, और X1 घटक 1 का मोल प्रभाज है। इसी प्रकार ये घटक 2 का आंशिक दाब विलयन में, घटक 2 का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में अकेले में, और X2 घटक 2 का इस विलयन में मोल प्रभाज है। तो ये राउल्ट का नियम है, अर्थात राउल्ट के नियम अनुसार द्रव विलयन में किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एवं विलयन में उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। परंतु डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार कुल वाष्प दाब किसी गैसीय मिश्रण में या किसी गैसीय मिश्रण का दाब उसमें उपस्थित विभिन्न घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। अर्थात डाल्टन के अनुसार विलयन की वाष्प का कुल वाष्प दाब होगा P बराबर P1 प्लस P2, अर्थात P बराबर P10 इंटू X1 प्लस P20 इंटू X2। इस प्रकार इस सूत्र से, राउल्ट के नियम और डाल्टन के इस सूत्र से हम किसी द्रव विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इससे संबंधित हम एक सवाल हल करते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सवाल है कि 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं मेथिलीन क्लोराइड, ये है मेथिलीन क्लोराइड, ये है क्लोरोफॉर्म। प्रश्न है 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब 200 mmHg तथा मेथिलीन क्लोराइड का वाष्प दाब 415 mmHg है। अब यदि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म को 40 ग्राम मेथिलीन क्लोराइड में मिला दिया जाए तो बने विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करिए। बने विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करिए, क्या होगा? तो चूंकि नियमानुसार वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब बराबर P10 X1 प्लस P20 X2, इस सूत्र का उपयोग करके हम इस विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम 1 मान लेते हैं क्लोरोफॉर्म को और 2 मान लेते हैं मेथिलीन क्लोराइड को। तो इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब अर्थात P10 दिया हुआ है 200 mmHg। यह मान क्या होगा? P10 और यह मान P20 होगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? X1 इसका मोल प्रभाज और इसका मोल प्रभाज X2। मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए विलयन में हमें दोनों घटकों के मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी और फिर मोल प्रभाज के सूत्र के द्वारा मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 12 प्लस 1 प्लस क्लोरीन 35.5 गुणे 3, यह कुल मिलाकर होता है 119.5, जबकि मेथिलीन क्लोराइड का 12 प्लस 2 प्लस 71, यह कुल मिलाकर होता है 85। तो ये इनका मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान। तो जब हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे
मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। तो क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? ग्राम में द्रव्यमान 25.5 गुणे बटे इसका मोलर द्रव्यमान 119.5। यह मान आता है 0.312। अब देखिए 0.213, इसके मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो ग्राम में मिथिलीन क्लोराइड के मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान 40 बटे इसका आणविक द्रव्यमान 85, यह आता है 0.47। अब देखिए कि मोलों की कुल संख्या क्या होगी? दोनों के मोलों को जोड़ देंगे तो 0.213 प्लस 0.47 बराबर 0.683। यह इन दोनों के मोलों की संख्या आएगी। अब X का तात्पर्य है मोल प्रभाज, तो CHCl3 अर्थात क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज क्या होगा? क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या अर्थात 0.213 बटे मोलों की कुल संख्या अर्थात 0.683 और यह मान आता है 312। यह क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज हुआ। इसी प्रकार मेथिलीन क्लोराइड का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो मेथिलीन क्लोराइड CH2Cl2 के मोलों की संख्या बराबर 0.47 बटे कुल मोलों की संख्या 0.683 और यह आएगा 0.688। तो यह है मेथिलीन क्लोराइड का मोल प्रभाज अर्थात घटक 2 का मोल प्रभाज और यह है घटक 1 का मोल प्रभाज। अब देखिए इसका CHCl3 का 200 mmHg था जो P10 था, यह P20 इसका। अब देखिए ये मान है X1 और ये मान है X2। अब P1 बराबर P10 अर्थात 200 इंटू X1, P1 बराबर P10 इंटू X1 और P2 बराबर P20 इंटू X2। तो यह हो जाएगा 200 गुणे 0.312 और यह हो जाएगा 415 गुणे 0.688। यह मान आ जाता है 62.4 mmHg और यह मान आ जाता है 285.5 mmHg। इस प्रकार विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर P1 प्लस P2 बराबर 62.4 धन 285.5, यह आ जाता है 347.9 mmHg। यह
विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। अब इसे नोट्स बनाने के लिए आप बिल्कुल इसे हूबहू उतार लेंगे। यह आपके लिए बेहतरीन नोट्स बनी हुई है। वाष्प दाब क्या है, विलयन का वाष्प दाब और राउल्ट